नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बस्तियों का मुद्दा गरमाया, 525 पर निशाना लगाया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल है उनको 1 हफ्ते के भीतर खुद मकान ढहाना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगा है। आपको बता दें कि एमडीडी और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना किनारे 525 मकान चिन्हित किए थे। यहां अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। एनजीटी ने दोनों ही महकमों में को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। वही राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों के साथ नगर निगम देहरादून का घेराव किया है। साथ ही एक भी अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सवाल यह है कि क्या आगामी सरकार एनजीटी के आदेशों का पालन करेगी या मलिन बस्ती वासियों को राहत देगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। देहरादून में अवैध मलिन बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की नगर निगम और एमडीडीए ने शुरू कर दी है। दून की 27 मलिन बस्तियों पर जल्द बुलडोजर चलेगा। नगर निगम की ओर से कार्रवाई के लिए प्रशासन से पुलिस बल की मांग की गई है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने रिस्पना नदी किनारे मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया था। सर्वे में 27 मलिन बस्तियों में 525 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस फोर्स के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखा गया है। लोगों को साक्ष्य उपलब्ध करवाने का पूरा मौका भी दिया जा रहा है। बस यही है, हमें जगह मिल जाए। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। यही है, मतलब बस सबसे बड़ी खुशी यही है, अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ से। कितने साल आप लोगों को यहाँ हो गए और क्या काम करते हैं? यही 20-25 साल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। 20-25 साल यहाँ पे। कभी कोई आया है आपको इस बारे में? नहीं आया सर, हमारे पास कोई नहीं तो है। सुना कैसे आपने? बस यही इधर उधर से सुनते थे, भी हटाएंगे हटाएंगे, बस्ती हटाएंगे। अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। इसके क्रम में हमारे द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। उनके द्वारा 11 मार्च 2016 के उपरांत हुए अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया, जो अलग अलग विभागों के थे। कुछ नगर निगम के थे, कुछ एमडीडीए के थे और कुछ नगर पालिका। हमारे उसमें 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस जारी किया गया 89 को। कुछ लोगों के द्वारा अपने साक्षी दिए गए, जिनके द्वारा यह बताया गया कि उनके जो निर्माण है वो 11 मार्च 16 से पूर्व के हैं। उन साक्ष्यों का परीक्षण पुनः एक कमेटी के माध्यम से कराया गया, तो करीब 15 साक्ष्य उसमें उचित पाए गए हैं अभी तक जो प्राप्त हुए हैं उसमें। आपको बता दें कि एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। यदि एनजीटी के आदेशों का पालन हुआ तो हजारों लोग एक झटके में बेघर होंगे। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार मलिन बस्तियों पर कार्रवाई कर रही है तो फिर इनके रहने की भी व्यवस्था करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है। नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उनके हितों के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करेगी। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक से अध्ययन किया जा रहा है। और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है।
बस्तियों का नियमितीकरण करना है या उनको जो है हटाना है, इस मामले में भाजपा की कोई नीति है ही नहीं। आप देखिए ना, भाजपा जो है एक और तो बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेके आई, फिर से जो है एक और अध्यादेश की बात हो रही है, दूसरी ओर जो है आप बस्तियों को नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि निकायों के चुनाव भाजपा ने सिर पे देखे थे, इसीलिए जो है बस्तियों में डर का माहौल बनाने के लिए नोटिस भेजे गए थे। और जिन नोटिसों की तारीखी 15 तारीख तक थी, अब वो तो जो है आगे निकल गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये वोट बैंक की और दबाव की राजनीति है, और ये बस्ती के लोग भी जानते हैं, जनता भी समझती है। अब जो है बस्तियों को अगर आप उजाड़ना चाहते हैं तो उनको कहाँ विस्थापित करेंगे, उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है, इस बारे में तो न मंत्री बोल रहे हैं न मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है। तो इतना कंफ्यूजन भाजपा में है। देखिए, ये जो एनजीटी का जो निर्णय आया है, उस निर्णय के तहत ही ये जो बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां जो बसी हुई, अवैध मलिन बस्तियां हैं जो बसी हुई है, और उसमें भी एक मार्क किया हुआ है कि 2016 के बाद की बसी हुई बस्तियां हैं, उनसे संबंधित नगर निगम और एमडीडीए दोनों मिलकर कार्रवाई करना चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि देखिए, इस परिस्थिति में उन लोगों को क्यों लाया गया, कौन राजनीतिक दल है जिनके शय पर उन मलिन बस्तियों को बसाया गया, सर्वप्रथम उनकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए किन इशारे पे, कौन वो सफेद पोस्ट लोग हैं जिनके इशारे पे इतनी मलिन बस्तियों को यहाँ पर बसाया गया, उनके साथ धोखा किया गया। आज इसकी स्थिति देखिए मलिन बस्तियों की कि 8 साल बाद 2016 का अगर मान लें, 8-9 साल उनके जीवन की गाढ़ी कमाई से उन्होंने थोड़ा बहुत अपना घर भी बनाया होगा, भले ही वो घर जो है अतिक्रमण के उसमें जद में आ गया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर जारी सियासत के बीच राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जहां सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के साथ ही मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एमडीडीए और नगर निगम ने 525 मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या सरकार मलिन बस्ती वासियों को राहत देगी या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो 525 अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। जहां एक और विपक्ष कह रहा है कि उनको स्थापित किया जाए, साथ ही साथ कार्रवाई इस तरीके की ना की जाए, तो वहीं अगर हम बात करें एमडीडी और नगर पालिका ने कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में फिलहाल ये तो देखना होगा कि धामी सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ एक्शन लेती है, लेकिन उससे पहले आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लक्ष्मी अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शीशपाल जी आपके साथ ही करेंगे। अवैध जो कब्जा होता है या अवैध जो अतिक्रमण होता है वो तो अवैध ही है, और उसको बचाने के लिए विपक्ष इतनी हाय तौबा क्यों कर रहा है, ये भी सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप ऐसे कहते हैं अवैध अतिक्रमण हो रहा है जगह जगह पर, आप उनको नहीं हटा रहे हैं, तो ऐसे में अगर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को क्या समस्या है? अनम्यूट कीजिएगा। अवैध अतिक्रमण है इस शहर के अंदर, जो ये बस्ती वासियों को नोटिस दिए गए हैं 2016 के बाद के जो अतिक्रमण बताए जा रहे हैं। एक और तो आप बताएं, सरकार की नीति साफ नहीं है, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि किसी को भी जो है हटाया नहीं जाएगा, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जो है भय का माहौल फैला रही। अब भय का माहौल कौन फैला रहा है बताइए आप। देखिए, एमडीडी और नगर निगम जो है नोटिस जारी कर रहे हैं, आपके मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि नहीं जी किसी को भी नहीं हटाएंगे, तो क्या है आप बताएं, कंफ्यूजन कौन फैलाने का काम करता है। एक और तो आप जो है अध्यादेश लेकर के, दूसरी ओर आप जो है नोटिस दे रहे हैं, तो आप चाहते क्या है? इनका नियमितीकरण करना चाहते हैं या इनको उजाड़ना चाहते हैं? और ठीक है, अगर बहुत जरूरी है, आपको लग रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण है, इनको हटाया जाना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन इनके पुनर्वास की क्या योजना आपके पास? एनजीटी ने यही तो कहा है कि 30 जून तक इनको हटाया जाए, पर एनजीटी ने ये तो कहीं नहीं कहा ना कि इनका पुनर्वास नहीं होना चाहिए। तो सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, और जिन अधिकारियों के संरक्षण में, जिनकी लापरवाही से अगर ये अतिक्रमण हुए, सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई कीजिए ना। वो कहाँ सो रहे थे, वो अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं आप बताइए, यही लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए।
और तमाम आप देखिए राजधानी देहरादून पहले में तो छोड़िए ये पूरे प्रदेश शिषपाल के जी, अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष को ये जानने की ज्यादा जरूरत है कि ये अवैध अतिक्रमण जब बस रहे थे, 525 घर जब बन गए, तब कौन था इसका जिम्मेदार, इसके पीछे के कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी तो सवाल है। जी देखिए यसी जी, मेरे से सवाल है आपका? जी जी यसी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए ये सवाल वास्तविक है कि अधिकारी सोए रहते हैं। आप बताएं ना, उन क्षेत्रों में पुलिस का चौकी नहीं है, थाना नहीं है, वहां पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, डीएम नहीं है क्या? कोई भी जो है जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जब लोगों के जो है घर बन गए, वहां पर जो है उनके बच्चे जो है रह रहे हैं, वो अब अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? सरकार को ये योजना भी तो बतानी चाहिए ना। पुनर्वास की योजना जो है बताई जानी चाहिए निश्चित तौर पर। तो ये है आधे अधूरे होमवर्क के साथ आप भय का माहौल फैला रहे हैं। और वो इसलिए ऐसी थी कि पूरा शहर जानता है, प्रदेश जानता है कि निकाय चुनाव की जो है यहाँ पर रणभेरी बच गई थी। अब क्योंकि इनकी तैयारियां पूरी नहीं होती, चुनाव से भी जो है भाग गए, और उसी जोश में जो है वोट बैंक की राजनीति के तहत बस्तियों में भय का माहौल बनाने का काम भाजपा के ने किया, भाजपा के इशारे पे हुआ। इसीलिए कि एक और नोटिस जारी हुए, दूसरी ओर भाजपा के नेता कुर्ता पहन के पहुंच जाएंगे, साहब हम हैं, हमारे रहते कौन आपका अतिक्रमण तोड़ सकता है साहब। तो जो है ये सारा खेल इसके पीछे था। अब बीजेपी इसमें एक्सपोज हो गई है, तो भाजपा को साफ करना चाहिए कि भैया वो बस्तियों को उजाड़ने के पक्ष में या उनके नियमितीकरण के लिए उनके पास कोई नीति है। असल में भाजपा के पास कोई नीति नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है। इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, या अधिकारियों में कोई सामंजस्य 2016 के नहीं बाद दिखाई दे के रहा। अगर ये अतिक्रमण है तो जाहिर है कि कांग्रेस भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि 2016 में तो देखिए, जहां तक मुझे याद है आप सत्ता में थे ना। नहीं ऐसी ये तो भाजपा की सरकार ये बताए कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तभी तक ये जो है अतिक्रमण हुए, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो 2016 तमाम चीजें से हैं, अभी तक के तमाम चीजें अतिक्रमण है, हैं। तो आप जाहिर ये है कि बोल कुछ रहे हैं आपकी और कुछ देखिए, आपकी सरकार में भी हुए होंगे, कुछ बीजेपी की सरकार में भी हुए हैं, तो जिम्मेदार तो आधा आधा जिम्मेदारी तो लेंगे ही ना आप दोनों। यसी जी हमारी भी जिम्मेदारी है। और आपको याद होगा हरीश रावत जी की सरकार में राजकुमार आयोग का गठन हुआ था, और राजकुमार आयोग ने 3 सूत्रीय फार्मूला सुझाया था कि जहां पर बहुत ज्यादा फ्लड के जोन में है, लोग असुरक्षित हैं, उनको जो है वहां से हटा करके पुनर्वासित किया जाए, और जहां प्रोटेक्शन के काम होकर के उनको सुरक्षित किया जा चलिए सकता है ठीक है, तो वहां शिषपा जी सुरक्षा का काम वापस किया आएंगे। जाए। और शांति जो प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? है ठीक है, ठीक है, शिषपाल जी वापस आएंगे। शांति प्रसाद जी, यशी जी, हमारा ये कहना है कि एनजीटी ने जो आदेश जारी किया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। एनजीटी केवल एक विषय पर बात नहीं कर रही है, एनजीटी तमाम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात कर रही है जिन्होंने उत्तराखंड में अवैध तरीके से कार्य किया है। फिर वो चाहे होटल हो, वो चाहे उत्तराखंड के अंदर हॉस्पिटल हो, जो अपना कचरा फेंकते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं यशी जी कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी राजनीतिक इच्छा नहीं है कि वो यहाँ से अतिक्रमण हटा सके, खासकर झुग्गी झोपड़ियों को। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इनके कोई खैर खवार बनकर दोनों पार्टियों के बड़े नेता। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की बात करी जा रही है, ऐसा नहीं होगा? शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी का शायद नेट इशू है। 15 तारीख की डेट थी, आज 25 हो गई है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आज 25 तारीख हो गई है, कार्रवाई होनी दो। केवल वोट के लिए मजदूरों को, गरीबों को धमका रही है। हर साल झुग्गी झोपड़ियों के आगे इस तरीके के बुलडोजर लगाते हैं और बाद में फिर यही जाकर कहते हैं कि हमारे होते हुए ये बस्तियां उजड़ नहीं सकती। मेरा ये कहना है, ये जिन्होंने ये बस्तियां बसाई उन नेताओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनके संरक्षण करने वाले बने हुए हैं। ठीक है, शांति प्रसाद जी को वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं। शांति प्रसाद जी, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लक्ष्मी अग्रवाल जी,
एक और जहां देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता का ये साफ तौर पर कहना है कि आप इनको कहीं विस्थापित करिए, उसके बाद आप उनकी झोपड़ियों को तोड़िए। और वहीं दूसरी तरफ अभी यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए, हालांकि आपकी मंशा नहीं है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि आप इन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने से डरते हैं। देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि साथ ये कहना पड़ रहा है कि राज्य बनने के शांति बाद प्रसाद जी की आवाज नहीं आ पा रही है, कृपया उनको फिर से उनकी आवाज को ठीक किया जाए। लक्ष्मी जी आप कंटिन्यू करिए। जी, तो यशी जी मैं यही कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक इस पे विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं कि किसी गरीब का घर उजाड़ा जाए, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के आधार पे जो है जो बस्तियां चिन्हित की गई हैं उस पे ये कार्रवाई के लिए नोटिस देगा। और अभी मैं इनसे सुन रही थी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप वो कह रहे थे कि इनका नियमितीकरण किया जाए या कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार भी इस प्रदेश में रही है, आप बताइए ना आपने उनके नियमितीकरण के लिए क्या किया। कांग्रेस की सरकार ने तो यहाँ तक 2016 में जो नगरीय मलिन बस्ती सुधार नियमितीकरण बना था, जो एक अधिनियम बना था पुनर्स्थापन के लिए, उसमें इन्होंने कहा कि हम बस्तियों का नियमितीकरण करेंगे, जबकि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो बस्तियां निजी या केंद्र सरकार की भूमि पे या जलमग्न क्षेत्रों में हो या नाले खालों पे बनी हो वो उनका नियमितीकरण नहीं हो सकता। लेकिन इनके नेता और इनके विधायक उससे में अपना सम्मान करा रहे थे कि हम सारी बस्तियों को नियमित करेंगे। तो जो बस्तियां अब 2016 तक सरकार ने दोनों तरफ पूछते लगा दी थी, दीवारें लगा दी थी, लेकिन जो 2016 के बाद जो और उसको भी पार करके जो घर बने हैं, जो बस्तियां बसी है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मैंने कहा खतरे की जद में है। और इसका हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, एनजीटी के निर्देशों पर दिया है। उसके बावजूद भी देखिए 2018 में भी ये हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, लेकिन तब भी भाजपा सरकार अध्यादेश लाकर 2018 में लाई, 2021 में लाई और इन बस्तियों को बचने से उजड़ने से बचाया। और अभी भी सरकार स्पष्ट कह रहे हैं, हमारे शहरी विकास मंत्री ने भी कहा और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि लगातार कह रहे हैं कि हम इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि चाहे नंदा की चौकी की बस्तियां हो, चाहे हरिद्वार की बस्तियां। लक्ष्मी अग्रवाल जी वापस आएंगे आपके पास, सीधे चलते हैं लुधियाना, जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत है, हम पिछलग्गू भारत है। आज भारत की बात सुनी भी जाती है और भारत की बात मानी भी जाती है। भाइयों बहनों, आज भारत तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बृहद स्तर से आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर विश्व की हर बड़ी कंपनी अपना निवेश करना चाहती है। आज भारत के 2 टियर और 3 टियर शहरों में भी हवाई अड्डे बन रहे हैं। वंदे भारत, मोनो रेल, मेट्रो रेल जैसी आज अनेक परियोजनाएं आज हमारे देश की पहचान बन चुकी हैं। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत 70% से अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हमारी एक बहुत बड़ी राशि खर्च हो जाया करती थी। इससे बढ़कर आज भारत 85 से भी अधिक देशों में रक्षा की सामग्री का निर्यात कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चलाकर इस पर विशेष रूप से ध्यान देने का काम मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है, जिसका हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर हम योजनाओं की बात करें तो आज आयुष्मान भारत योजना, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन में हर घर से नल और नल से जल जीवन जल की योजना, मुफ्त राशन योजना, भाइयों बहनों, जन धन योजना और ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान जिसमें 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए, ऐसी अनेक योजनाएं जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए
काम किया है, हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। इसके साथ ही मोदी जी ने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है वो करती है, यही मोदी जी की गारंटी है, जो पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी गारंटियों के रूप में अनेक काम किए हैं। देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। अभी कैलाश भाई बोल रहे थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई हो, 3 तलाक का कानून खत्म हुआ हो, नागरिक संशोधन अधिनियम, 3 तलाक का जो एक कुप्रथा थी, उस कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन अधिनियम सीए लागू किया गया है, या देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए, चाहे वो आज पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार से बालाकोट में जाकर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन और आतंकवादियों, अलगाववादियों और जिहादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया हो, या तवान की घटना हो या गलवान की घटना हो, कोई भी घटना हो, अब भारत के सैनिक अगर कोई गोली आती है, दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का काम करते हैं, तोप से देने का काम करते हैं। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। या भाइयों बहनों, या हमारे आराध्य देव, अभी मैं यहाँ आ रहा था तो हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर नारा लगा रहे थे, जय श्री राम का। लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन भगवान राम का वहाँ मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, उस मंदिर को बनाने का। और लुधियाना से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। बस्तियों का मुद्दा गरमाया, 525 पर निशान बनाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 525 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने जा रहे हैं नगर निगम, और कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और कहा जा रहा है कि इनको स्थापित किया जाए कहीं और पर। फिलहाल सरकार कह रही है कि हम इसका समाधान निकालेंगे। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप राणा जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अगर हम इस मामले को समझने की कोशिश करें तो जहां एक और विपक्ष कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इनको कहीं और विस्थापित किया जाए, इनको कहीं और रखा जाए, और वहीं सत्ता पक्ष का भी मानना है कि वो इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन अभी जैसा कि यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि दोनों ही सरकारें, ये चाहे वो कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, ये कभी भी इन झुग्गी झोपड़ियों को खाली नहीं करवाते हैं, हमेशा इनको आगे बसाते ही हैं। और इस तरीके की खबरें जब आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? यसी, ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से राजनीति के ग्राउंड पे इसको खेला जा रहा है, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें टीम बनी हुई हैं, आप मुझे बताइए कि कोई राजनीतिक दल क्या अपने स्थायी वोट बैंक को परेशान करता है या डिस्टर्ब करता है? ऐसा कभी कहीं देखा गया है? ये तमाम बस्तियां भाजपा की, कांग्रेस की, यूकेडी की, आम आदमी पार्टी की, तमाम राजनीतिक दलों की जितने उत्तराखंड में इस समय देहरादून में काम कर रहे हैं, इनकी यह स्थायी वोट बैंक है। ठीक, चुनाव के बाद ही कैसे याद आई? यहां समझने की जरूरत है। खेल मलिन बस्तियों को शिफ्ट करने का, एनजीटी के आदेशों का, तमाम सारी चीजों का नहीं है। यह खेल नदी क्षेत्र में जो जमीनें हैं, क्योंकि रिस्पना रिवर डेवलपमेंट को लेकर के अब काम शुरू हो रहा है, ठीक है, और जब रिस्पना नदी का के डेवलपमेंट को लेकर के काम शुरू होगा तो उसके जो अगल बगल की जो जमीनें हैं, जो आज कौड़ियों के भाव हैं, वो करोड़ों के भाव हो जाएंगी। जो रिवर बेड, जो बोथ साइड जो रिवर फ्रंट है,
वो करोड़ों का हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि यहाँ जो मरीन बस्तियां हैं, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तराखंड की विधानसभा, आधी से ज्यादा विधानसभा तो रिस्पना नदी पर है। उसके ठीक पीछे प्रसार भारती का कार्यालय है, उसका अधिकांश हिस्सा पिछला छोर नदी पर है, वो रिवर बेड में है। उसके बगल में जाएं तो एक पुलिस का थाना है, वो रिवर बेड में है। उसके पीछे जाएं थोड़ा सा और तो उत्तराखंड सचिवालय की आवासीय कॉलोनियां हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा नदी में है। बेसिकली ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई हमें लग रहा है कि बस्तियों को लेकर के है, लेकिन इस लड़ाई के पीछे बस्तियों की आड़ में जो जमीनें हैं उन पर राजनीतिक भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर के है। जमीनें देहरादून में, यहाँ पे तीनों लोग बैठे हुए हैं और तीनों देहरादून में रहने वाले हैं। रिस्पना पुल से जब हम गुजरते हैं विधानसभा की तरफ, तो उसकी शुरुआत में ही एक बड़ा ढांचा खड़ा है, जिसकी शुरुआत और आधा हिस्सा वो रिस्पना पुल पे है, उसके पुल के बगल बिल्कुल उसकी जमीन पे। जबकि जहां नदी का किसी पुल का निर्माण होता है तो जो उसका बेस पॉइंट होता है वहां से आगे निर्माण कार्य कभी नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो रिवर बेड एरिया में आता है, फ्लड जोन में आता है। ठीक, यहाँ एक बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें इसमें एक बड़ा भाग नर्सरी का भी है, एक नर्सरी भी है आगे। तो ये जो तमाम सारी जमीनें हैं, इशू क्या है कि बस्ती वालों की आड़ में एनजीटी ने जो आदेश किया, अब सरकार बस्ती वालों को लेकर के मानवीय दखल में इसमें तमाम सारी चीजों की राजनीति होगी। इसमें भाजपा भी राजनीति करेगी, कांग्रेस भी राजनीति करेगी कि हम इस पे वो निकालेंगे। राजनीति तो दिखावे की हो रही है, लेकिन हकीकत में मेन खेल जो है वो जमीनों के को लेकर के है। ठीक, क्योंकि अगर ये बस्तियां यहां से हट गई तो जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो उन जमीनों पर पड़ेगा जो करोड़ों के भाव हैं, और जो रिवर फ्रंट में आने वाली हैं, जिसपे कल जाकर के बड़े बड़े होटल बनेंगे, वो किसके होटल होंगे? क्योंकि रिवर फ्रंट कॉरिडोर तैयार होना है। तो ये एक समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इस लड़ाई की आड़ में, एनजीटी की उसमें आड़ में यहां हो क्या रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, राजधानी क्षेत्र देहरादून, डीएम यहां पे, कमिश्नर यहां पे, सचिवालय यहां पे, मंत्रालय यहां पे, मुख्यमंत्री यहां पे, गवर्नर यहां पे, और देहरादून में अगर अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध बस्तियां हो रही हैं, तो भाई ये सरकारें, ये सिस्टम कहां सोया हुआ है? ये अभी क्यों जाग रहा है एनजीटी के जगाने के बाद? ये पहले क्यों नहीं जागा जब वहां बस्तियां बसाई जा रही थी, जब बस्ती शुरू हो गई थी? तो ये सारा मिला जुला एक तंत्र है, और ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये खेल जमीनों का है वहां पे, क्योंकि वो ग्रीन कॉरिडोर उसने जो कॉरिडोर ने बनना है वहां पे रिवर फ्रंट के, उसमें अब उन सबकी नजर उस पर है। और इसमें दोनों राजनीतिक दल कटघरे में है, दोनों दल कटघरे में है। ठीक है, शिषपाल जी। देखिए, ये सीधी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि साहब जो है कांग्रेस पार्टी केवल विरोध की राजनीति करती है। हम विरोध की राजनीति नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि साहब जो है 2016 से पहले जो है सारे प्रोटेक्शन के काम होंगे थे, तो तब हमने ही तो सारे प्रोटेक्शन के काम किए थे। भाई आपने नहीं किए, आपकी सरकार ने। और हम अभी भी, जैसा अभी राणा जी कह रहे थे कि दोनों राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं, हो सकता है कि कुछ नेताओं की ओर इनका इशारा हो, तो कहे कोई भी जो बड़ा रसूखदार है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर कोई इस प्रकार के खेल में शामिल है। लेकिन आप गरीब की झोपड़ी क्यों उजाड़ना चाहते हैं? आप ये बताइए ना। एनजीटी के जो आदेश है वो तो सभी अतिक्रमण की बात कर रही है कि जो भी इसकी जद में आ रहा है। और राणा जी ने जो है आपको गिनवा दिया कि जिस तरीके से विधानसभा जो है रिस्पना नदी में बनी हुई है, जिस तरीके से संस्कृत निदेशालय, दून यूनिवर्सिटी जो है, सचिवालय, आवास कॉलोनी, जितने जो है वहां पर थाने हैं, स्कूल है, पर ये संस्कृति निदेशालय, और आप रिस्पना के उद्गम से लेके नीचे तक आप देख लीजिए, तमाम नदियों के उद्गम से और वहां तक देख लीजिए कि जो है बस्तियां वहां पर बसी हुई है। ये 525 जो है लोगों की झोपड़ियां क्यों सरकार को जो है नजर आ रही है, ये मेरी समझ से जो है समझ में नहीं आ रहा। और हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर बहुत आवश्यक है तो आपके पास पुनर्वास की योजना होनी चाहिए। भाई आप जो है चाहते क्या है, आप बताएं ना। आप आधे अधूरे होमवर्क के साथ जो है बस्ती वासियों में
भय का मैं माहौल फिर बना वही रहे कह रही हूँ कि विपक्ष ये क्यों नहीं कह रहा है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की ऐसे लोगों पे जिनके समय पर ये विस्थापित हुए हैं? विपक्ष इस पर बात क्यों नहीं कर रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं कि आप इनको यहाँ से उजाड़िए लेकिन कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? या मैं आप पर्सनली शीशपाल जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल कांग्रेस के लोगों की बात कर रही हूँ जो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों जिक्र नहीं कर रहे हैं कि आप जाकर उन पर कार्रवाई करिए जिन लोगों ने इनको यहाँ पर विस्थापित किया। ऐसे कैसे अवैध अतिक्रमण पूरे उत्तराखंड में चल रहा है? सिर्फ यही 525 झोपड़ियां थोड़ी ना है या घर थोड़ी ना है। जी लगातार आप हमारे नेताओं के बयान देख लीजिए, मेरी सारी बाइटें उठा करके देख लीजिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं और मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो है तब कहां सोएंगे थे आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए ना, जिनके इशारे पर, जिनके संरक्षण में ये अतिक्रमण हुए हैं, उन पर तो जो है आपका रसूख चलेगा नहीं। और एनजीटी के आदेश केवल इन 525 झोपड़ी के लिए है क्या? एनजीटी तो सब पर कार्रवाई की बात कर रहा है। जितने बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट जो है नदियों के किनारे बने हुए, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट बने हुए, उन पर जो है आपका जो है हनक नहीं चलती, उनको जो है आप भय नहीं दिखाते। जो है आप गरीब पर ही जो है अपना बस चला सकते हैं। आप जो है गरीब को ही क्यों अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं, सत्ता की हनक दिखा रहे हैं? हमारा कहना इतना है कि आप अगर कार्रवाई करें तो समान रूप से कार्रवाई कीजिए, और अगर जो है आप बहुत जरूरी समझ रहे तो आपके पास जो है पूरी योजना होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं यशी जी, 2016 में कांग्रेस की सरकार जो है बस्तियों के नियमितीकरण के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, 3 सूत्रीय फार्मूले के तहत जो है बिल लेकर के आई थी, जो मैं आपको बताया, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप भाजपा की सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी, इन्होंने अध्यादेश का खेल खेलने का काम किया। तो हमारी तो नीति स्पष्ट थी, इन्हीं की नीति स्पष्ट नहीं थी। और अभी भी जो है ये जो है अंधेरे में भय का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भय का माहौल नहीं बनाती। प्रधानमंत्री मोदी एक और कहते हैं कि जो है आजादी का अमृत महोत्सव होगा, हर गरीब के पास अपना घर होगा, दूसरी ओर आप जो है गरीबों का घर छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति आप बताएं ना? भाजपा चाहती क्या है? वो अपना स्टैंड तो क्लियर करे। आप गरीब को छत देना चाहते हैं, उसकी छत छीनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज इसी पे विवाद है, और हम गरीब के साथ खड़े हैं, छाती ठोक के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। निश्चित तौर पर सरकार अगर गरीब को उजाड़ना चाहेगी तो हम ऐसा होने नहीं देंगे यशी जी। और निश्चित तौर पर सरकार पूरी योजना बताएगी, हमें समझ में आएगी, मजदूरों को, गरीबों को समझ में आएगी, तो निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग किया जाएगा। लेकिन जो है शीशपाल जी जरा जवाब ले लेते हैं लक्ष्मी अग्रवाल जी से। लक्ष्मी जी। यशी जी, मैं अभी सुन रही थी कांग्रेस प्रवक्ता को, और अभी आपने भी कहा है कि उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की बात क्यों नहीं कर रहा है विपक्ष। वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आप बस्तियों को बसाने का जो काम देखेंगे, ये क्योंकि कांग्रेस राजनीति वोट बैंक की राजनीति करती है। वो बस्तियों को बसाते हैं, उसके बाद कहती है कि वोट बैंक की राजनीति। हमारे लिए वो वोटर नहीं, हमारे लिए वो नागरिक हैं, वो लोग हैं, वो राज्य सरकार ये बिल्कुल प्रतिबद्ध है जो अवैध बस्तियां हैं उनके पुनर्स्थापन के लिए बहुत बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। वो चाहती है कि जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो उनको अच्छा जीवन मिल सके, और लगातार इसका प्रयास भी हो रहा है। अभी वो कह रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति करते, वोट बैंक की राजनीति अब ये विपक्ष को भी लगा है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब सरकार, राज्य सरकार कह चुकी, जब मंत्री कह चुके कि हम उनके पुनर्स्थापन के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, तो अब आप इस मुद्दे को तूल देके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बस्तियों में भय, क्योंकि मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास, वो भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस्तियों पे जाके सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब बस्तियां अब उजड़ ही नहीं रही हैं। और अतिक्रमण का अभी मैं राणा जी को भी सुन रही थी कि अतिक्रमण चुनाव के बाद ही, ये कोई पहला अतिक्रमण का वो नहीं है कि अभी चल रहा है, इससे पहले भी सरकार ने किए हैं। और देखिए लगातार मैंने कहा कि 2005 में जब यहाँ पे पहले अन्य राज्यों से जो लोग बजरी छानने या जिस तरह से भी लोग आते थे वो अपने राज्य को चले जाते थे खनन के बाद। अब हो क्या रहा कि अब 2005 के बाद जो भी आते वो यहीं बस गए। और 2016 लक्ष्मी जी, तो ये किसकी चिंता का विषय है? अगर हम उत्तराखंड की आज जनसंख्या की बात करें तो कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पलायन भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो अगर लोग उत्तराखंड छोड़कर पलायन कर रहे हैं तो ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ये कैसे बढ़ रही है? और लगातार हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण ये सिर्फ 525 बस्तियों की बात नहीं है, ऐसी तमाम बस्तियां बसा दी गई हैं जो अवैध तरीके से रह रही हैं, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब है। तो ऐसे लोग आ कहां से रहे हैं? और ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सिर्फ बीजेपी को ही सोचना चाहिए या फिर ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए था। यशी जी,
मैं उसी पे आ रही हूँ कि देखिए होता क्या, मान लीजिए बस्ती बस गई है, 2016 तक सरकार ने वहां पे चार दीवारी लगा दी थी, लेकिन अब वो कौन लोग हैं जो चार दीवारी के बाहर भी बस्ती बसाकर रह रहे हैं। अरे ये तो अब आप पता लगाएंगे ना। अब एक परिवार में अगर चार लोग हैं तो चार लोगों में अगर बंटवारा हो गया चार भाइयों में, तो वो भाई अगल बगल में घर बना के रह रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने ये चिंता पहले भी व्यक्त करी थी कि जिस तरह से नदियों पे बस्तियां बस रही हैं, और जिस दिन विकराल रूप नदी ने बस आती हूँ मैं, किसी दिन नदी ने किसी दिन विकराल रूप धारण कर लिया, कोई अनहोनी अप्रिय घटना घट गई, तो फिर उसके बाद विपक्ष भी निशाना साधेगा। लेकिन सरकार का काम ये है, और हाईकोर्ट ने भी ये देखा कि जो इस जद में है, जो बस्तियां जो घर इस जद में है, उनको निश्चित रूप से, और सरकार ने बिल्कुल आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि जिस तरह से, और किया भी है, मैंने अभी आपको बताया कि नंदा की चौकी में कितने घर थे जिनको पुनर्स्थापित किया है, हरिद्वार में कुछ बस्तियां थी जिनको पुनर्स्थापित किया है, और सरकार इसके लिए भी कोई ना कोई, अभी 21 अक्टूबर तक ये समय, अध्यादेश का समय है, और तब तक सरकार कोई ना कोई इसका हल निकाल लेगी। शीशपाल किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी का अहित नहीं होगा। देखिए यशी जी, भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं कि साहब कांग्रेस के लोगों ने जो है ये बस्तियां बसाई हैं, और आप पूरे अतिक्रमण वाले क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहां पर विधायक किसके हैं इनको जरा पूछिए, और बिंदाल नदी क्षेत्र में जो अतिक्रमण है आप वहां पूछ लीजिए ना, वहां तो आज तक कांग्रेस पार्टी कभी जीती नहीं, वहां तो इन्हीं के विधायक रहे, इन्हीं का एक छत्र राज है सारे के सारे। अच्छा, वो विधायक आज भाजपा में आ गए तो वो भाजपा के दिख रहे हैं, लेकिन कहां से आए? कांग्रेस से आए ना, कांग्रेस के लोग थे, वो कांग्रेस ने बसाया उनको। आप राजकुमार जी को आप देख लीजिए, राजपुर में किसके विधायक है? अगर सरकार को लगता है ये गलत है, सरकार अगर उनका पुनर्वास नहीं करना चाहती तो कार्रवाई करे ना, कार्रवाई करे, और साफ तौर पे बताए कि आपकी नीति क्या है। आपकी नीति और नियत साफ है नहीं। ये कह रहे हैं कि साहब 2016 से पहले वहाँ प्रोटेक्शन के काम हो गए, उसके पार जाकर के लोग बच गए, तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? यही सवाल तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, जिम्मेदारों के खिलाफ? आप जिम्मेदार अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेज रहे? आप उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? एक तो आप जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देंगे, ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को आप जो है पालने पोसने और संरक्षण देने का काम करेंगे, और जब आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है अपनी सरकार को, तो जिम्मेदार आप जो है कांग्रेस को ठहराएंगे। एक एक करके बात करिए, लक्ष्मी अग्रवाल जी और शीशपाल जी एक एक करके बात करिए। तो नेहरू जी जिम्मेदार जो है, भाजपा की कोई जिम्मेदारी नहीं। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार इस राज्य में 10 सालों से केंद्र की सत्ता में है, उसके बाद भी कांग्रेस की ठिकरा फोड़ेंगे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी कब लेना सीखेगी भाजपा की सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से भागती है और आगे अधूरे होमवर्क के साथ बिना सोचे समझे ये जो भय का माहौल बनाने का काम करते हैं, जब उसका विरोध होने लगता है तब जाकर के आप जो है छितरा फोड़ने की राजनीति करते हैं। लेकिन जनता अब भाजपा की राजनीति को बड़ी तरीके से समझ रही है, अब भाजपा की दाल नहीं गलने वाली। और देखिए निकाय के चुनाव हो या जो भी आपको सबक सिखाने का काम करेगी जनता। बस्ती के लोगों ने कमर कस ली है, वो समझ गए कि केवल वोट बैंक के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो है जब तब जो है डर का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आप ही ने कहा कि हमारे मंत्री जी ने कह दिया है कि जो है किसी को नहीं हटाया जाएगा, फिर ये नोटिस क्यों जारी हो गया बताइए ना। ये तो अब जारी हो तो तो आप मांगी जाएंगे ना। तो अगर मंत्री के आदेश इसमें प्रभावी है तो ये अधिकारी मंत्री के आदेशों के खिलाफ जाकर के बस मैं डर का माहौल। लक्ष्मी अग्रवाल जी और शीशपाल जी एक एक करके बात करिए प्लीज। लक्ष्मी अग्रवाल जी। यशी जी, मैंने कहा ना कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, और नगर निकाय का चुनाव जो सर पे है, इस क्योंकि उनके पास कोई है नहीं कहने के लिए, तो वो सहानुभूति लेने के लिए लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। अभी आप देखिए बस्तियों के वही लोग इनके कूच में, अगर 525 बस्तियां 525 लोग भी इनके साथ उस दिन कूच में नहीं आए, तो ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी का अहित नहीं होगी, और निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। बेवजह कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है, न वो इनकी बातों में बरगलाने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सबका विकास। वो अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करती है, और किसी का सरकार का ये प्रयास है कि जो अवैध बस्तियां हैं उनको अच्छा जीवन यापन देके, उनको देखिए 2016 से पहले के जो लोग हैं उनके पास खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, पीने के लिए जल,
बिजली सब तरह है, लेकिन 2016 के बाद के जो लोग हैं, निश्चित रूप से एनजीटी का जो अंदेशा है, जिस तरह से उसने कहा है, वो निश्चित रूप से अपने आप में ये दर्शाता है कि जो खतरे की जद में है। मैंने कहा ना कि जो 2016 का इनका अधिनियम है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसी बस्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम इसको नियमित करेंगे, इन्होंने कहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र लेके चलते हैं, दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला। ये जो सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चलने वाली, क्योंकि जनता के सामने इनका सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। शीशपाल जी। हाँ, देखिए यशी जी, भाजपा की प्रवक्ता एक और तो कह रही है कि साहब हम किसी को नहीं हटाने जा रहे, जो है हमारे मंत्री जी ने जो है आश्वासन दे दिया। उसके बाद भी जो आप देखिए एमडीडी और नगर निगम लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं, तो वो अपने ही मंत्री के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना कंफ्यूजन क्यों है, यही मेरी समझ में नहीं आ रही। दूसरी ओर आप ही कहते हैं कि साहब 2016 के अध्यादेश में साफ लिखा है कि जो खतरे की जद में है उनको नियमित नहीं किया जा सकता। तो मैं तो साफ कह रहा हूँ कि 3 सूत्री फार्मूला हमने सुझाया था कि जो खतरे की जद में है उनको पुनर्वासित करेंगे, जहां प्रोटेक्शन के काम हो सकते हैं वहां हमने प्रोटेक्शन के काम तब किए, और जो बिल्कुल सेफ जोन में उनको नियमित करेंगे। तो ये तो हमारी नीति स्पष्ट है, आप ही की नीति स्पष्ट नहीं है। और हम कह रहे बिना पुनर्वास की योजना के अगर आप किसी को उजाड़ने का काम करेंगे तो ये काम हम होने नहीं देंगे। तो इसमें कंफ्यूजन का है। आप ये देखिए, हम ना डराने की राजनीति करते हैं, हम केवल जो है। राणा जी, अगर हम बात करें, देखिए अभी जिस तरीके से बात हो रही है अवैध निर्माण की, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से अवैध निर्माण बहुत हो रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने लक्ष्मी अग्रवाल जी से भी यही बात कही कि एक और जहां उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो ये कैसे संभव है कि लोग पलायन भी कर रहे हैं और जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है? इसका मतलब है कि दूसरे राज्यों के लोग आके उत्तराखंड में रह रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। जो अवैध निर्माण है, अगर उन पर बुलडोजर चले जाता है तो विपक्ष आए तौबा करने लगता है, और समाधान इसका कोई भी नहीं निकल पा रहा है व्यापक रूप से। देखिए यसी अवैध निर्माण की अगर हम बात करें तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष से कि, और सत्ता पक्ष से ही क्यों, मेरा दोनों राजनीतिक दलों से सवाल है, क्योंकि ये दोनों ही बारी बारी से उत्तराखंड में सत्ता पक्ष में रहे हैं, कि क्या अवैध निर्माण सिर्फ गरीब का ही होता है? सरकारों ने जो नदियों पर भवन बनाए हैं, क्या वो अवैध निर्माण के दायरे में नहीं आते हैं? आप दोनों बताएं कि क्या विधानसभा, क्या प्रसार भारती का कार्यालय, क्या पीछे जो सचिवालय कॉलोनी है, और सबसे बड़ी चीज, आप दोनों प्रवक्ता कांग्रेस के देहरादून में रहते हैं, ये जो खनन निदेशालय बना है देहरादून में, ये कहां पर बना है? ये किस भूमि पर बना है? माइनिंग डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है, ये पूरा का पूरा नदी के ऊपर बना हुआ है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक, लेकिन वो अतिक्रमण में नहीं आएगा। कई ऐसी कॉलोनियां जो अब इस दायरे से, क्योंकि वो गरीबों की कॉलोनियां नहीं है ना, वो रिहाइश, बड़ी अमीर रिहाइश है, वो इस दायरे में नहीं है, तो वो चूंकि वो अब अवैध निर्माण के दायरे में नहीं है आते। विडंबना ये है कि जैसा अभी शिषपाल बिष्टी जी ने बताया, 2016 में कांग्रेस की सरकार में हरीश रावत जी ने एक बयान दे दिया था अवैध बस्तियों को लेकर। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस बयान पर उस वक्त तक जो यहाँ पर एक विधायक हैं उमेश शर्मा जी, वो कांग्रेस में हुआ करते थे, और कांग्रेस वो राजपुर के, एक रायपुर के विधायक हैं और एक राजपुर के विधायक हैं, और दोनों क्षेत्रों में घनघोर अवैध बस्तियां हैं। तो मैंने इन दोनों से पूछ लिया कि मैंने कहा भाई आपके मुख्यमंत्री ने तो अवैध बस्तियों को लेकर के बड़ा बयान जारी किया है, ठीक, तो इनमें से एक कहने लगे कि अरे भाई हम इसमें बात करेंगे। हालांकि बाद में ये जो है इधर भाजपा में आ गए उमेश शर्मा जी, ठीक, लेकिन और राजकुमार जो हैं वो अवैध बस्ती उन्नयन समिति बनाई गई, हरीश रावत ने इस पर बनाई, क्योंकि जब विधायकों ने विरोध किया इसका, और वो समिति बनाई गई कि भाई ये पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में कितनी अवैध बस्तियां हैं, इस पर वो काम करेंगे। कुछ 500 के करीब का आंकड़ा निकल करके आया जो पूरे राज्य में था। 3 महीने में ये रिपोर्ट जमा की गई, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज जो बार बार निकल के आ रही है कि
नदियों के किनारे खतरे के पास फ्लड जोन में जो एरिया होगा, जो बस्तियां होगी, उनको हटाया जाएगा। हमने 2013 की आपदा देखी है। अगस्त्यमुनि क्षेत्र में नदी इतनी दूर थी और भाजपा के कई और कांग्रेस के कई नेताओं और कई कार्यकर्ताओं के घर वहां थे, और जब रात को वो घटना घटी तो सुबह वो सारे के सारे साफ हो चुके थे। नदी तो उनसे कोसों दूर थी, किसी के घर से 1 किलोमीटर आगे थी, किसी के घर से आधा किलोमीटर दूर थी, ठीक। और आधा अगस्त्यमुनि का बाजार बह चुका था। मैंने वो घटना कवर की थी, मैं उस क्षेत्र में गया था, इसलिए मुझे ध्यान है। और चूंकि मैं उन कई नेताओं के घर भी गया था उस दौरान, ठीक। तो हम ये कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा कितना क्षेत्र नदी का फ्लड जोन में है? क्या हम बरसात में ये तय कर सकते हैं कि इस साल इतनी ही मिलीमीटर बारिश होगी और हमारी रिस्पना नदी में मात्र इतना ही पानी होगा, या बिंदाल नदी में इतना ही पानी होगा, या सौंग नदी में इतना ही पानी होगा? ये तो हम निर्धारित नहीं कर सकते ना। तो हमें जो सुरक्षा को, जो रिवर बेड का एरिया है, जो पहले तो रिवर का एरिया, उसके बाद जो फ्लड एरिया है, और उसके बाद जो रिवर बेड का एरिया जिसमें जो उसे बाहर आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अलग जो गाइडलाइंस रही हैं कि भाई कितने क्षेत्र में 200 मीटर के दायरे में आपने मकान नहीं बनाने हैं। आज नदी नाला बन गई है देहरादून की, सारी नदियां नाला बन चुकी हैं। रिस्पना में ही मनरेगा में दीवारें खड़ी हो रही हैं और उन दीवारों के बगल से बिल्कुल लगते हुए मकान बने हुए हैं। अब क्या उन मकानों और वो स्थायी मकान है, पक्के मकान हैं, वहां बिजली के कनेक्शन भी हैं, वहां सड़कें भी बनी हैं, वहां पानी के कनेक्शन भी हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई ये रातों रात किसी चमत्कार से तो हुआ नहीं होगा ना। राजकीय विभागों के अधिकारियों ने जाकर के वहां लगाए होंगे और किसी न किसी सरकार में ही लगे होंगे। तो तब ये नहीं देखा जा रहा था कि भाई ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो है, ये फ्लड जोन में आएगा, यहाँ कभी घटनाएं घट सकती हैं जो आज निकल करके आ रही है। और बात सिर्फ अवैध बस्तियों को लेकर के क्यों, नदियों के किनारे उस पूरे क्षेत्र को लेकर के क्यों नहीं, उस पूरी बेल्ट को लेकर के क्यों नहीं? ऐसा तो है नहीं कि जहां अवैध बस्तियां हैं वहां 200 मीटर के दायरे में जो है नदी नुकसान करेगी और बाकी जहां पक्के निर्माण हैं जो वहां नुकसान नहीं करेगी, वहां से नदी जो है अपना साइड होते हुए चली जाएगी। बिल्कुल ठीक। भाई जब बाढ़ आएगी तो वो पूरा का पूरा एरिया तबाह होगा ना। तो हम उस पूरे रिवर बेड एरिया को खाली कराने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित दायरे में लाने के लिए उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। और सिर्फ देहरादून की इन रिस्पना की ही अवैध बस्ती क्यों? हल्द्वानी गोला पार्क की अवैध बस्ती क्यों नहीं? रेलवे हल्द्वानी में रेलवे में जो अवैध निर्माण है ये 525 ही क्यों? बाकी के अवैध निर्माणों का क्या? जो आपने खुद ही अभी बताया है कि जो सरकारी भवन बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लक्ष्मी अग्रवाल जी जवाब दीजिए, उसके बाद शीशपाल जी फटाफट आपके पास आता है। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ कि सरकार इन बस्तियों को लेके पूरी तरह से संवेदनशील है और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। किसी के भी साथ कोई किसी भी बस्ती को ऐसा नहीं उजाड़ा जाएगा कि उसके घर से छत छीनने का काम सरकार करेगी। हमारा राज्य सरकार का काम, भाजपा सरकार का काम लोगों को छत देने का है, ना कि उनके सर से छत छीनने का। और मैंने कहा ना कि ये अध्यादेश जो सरकार लाई थी उसकी जो सीमा है, समय सीमा है, वो अभी अक्टूबर तक है और अभी 5 महीने का समय हमारे पास है और हम इसका समाधान, बिल्कुल सरकार इसका समाधान निकाल लेगी और सरकार किसी के साथ भी अहित नहीं होने देगी। शेषपाल जी देखिए, जैसे जब भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया है कि किसी को भी नहीं उजाड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो एक नोटिस एमडीडी नगर निगम ने दिए हैं ये भी वापस हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर अगर भाजपा ईमानदार है बस्तियों के मामले में तो एक व्यापक नीति लाएगी, एक बिल लेकर के आएगी जिससे जो है बस्तियों के नियमितीकरण के मामले में कोई संशय नहीं रहेगा। और जो भी भाजपा चाहती है क्योंकि वो अंधेरे में ना रखे, क्योंकि इनके अधिकारी जो है अलग काम कर रहे हैं और भाजपा के नेता, इनके मंत्री अलग बात बोल रहे हैं, जिससे सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो साफ बोल देना जाके मंत्री जी की भाई हम अध्यादेश लेकर के आ रहे, किसी को भी नहीं उजाड़ा जाएगा, ये जो नोटिस किए गए ये वापस लिए जाएंगे, तो कोई जो है विवाद ही नहीं बचेगा। और सही बात कही कुलदीप जी ने कि भाई ये 525 ही अतिक्रमण क्यों? आप पूरे प्रदेश के अंदर अपनी नीति स्पष्ट कीजिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि नदी नालों में जितने भी बड़े बड़े होटल बने हैं, रिजोर्ट बने हैं या अन्य इस्टेब्लिशमेंट है, उनके बारे में आपका क्या नजरिया है? जो सरकारी प्रतिष्ठान वहां पर है तो उस पर भी जो है
भाजपा सरकार को अपना दृष्टिकोण साफ करना चाहिए, और अगर अतिक्रमण के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो समान दृष्टिकोण से करें, ना कि जो है आप उसमें केवल गरीब के ऊपर तो जो है आप बुलडोजर का भय दिखाएंगे और बाकी जो है अपने लिए जो है आप उस आदेश को सरकार नहीं मानेंगे। दिखा रही है भाई, ये हाई कोर्ट का आदेश है, ये हाई कोर्ट का आदेश है बीजी, सरकार नहीं दिखा रही है। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, माननीय हाईकोर्ट ने ये थोड़ा ही कहा कि जो है जो किया जाए। हम यही तो बार बार कह रहे हैं, अगर हटाने आवश्यक है तो पुनर्वास की क्या योजना है आपकी? अगर एनजीटी ये थोड़े कह रही है कि लोगों को पुनर्वास न हो तो आप हटाइए अगर आवश्यक है, लेकिन सरकार यही पुनर्वास तो कह रही है, सरकार कह रही है कि हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे, सरकार कह रही है हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे, उसको भ्रम मत फैलाइए। चलिए ठीक है, हम शीशपाल जी देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अवैध अतिक्रमण वाले लोग हैं इनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा, साथ ही साथ जिन लोगों ने इनको बसाया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे अतिक्रमण पर कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है। जिस तरीके से 525 अवैध अतिक्रमण को ढाने की बात कही जा रही है तो वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है, और सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अगर उन्हें वहां से हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित करने की भी कवायद की जाएगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।